समावेशी समृद्धि, इंक्लूसिव ग्रोथ। जब हम समावेशी समृद्धि की बात करते हैं तो इसे समावेशन से जोड़ा जाता है। समावेशन, समावेशी समृद्धि का वास्तविक अर्थ क्या होता है, ये पहले दिन की क्लास में मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है कुछ? आर्थिक समृद्धि का मतलब हमने समझा था वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धता, और समावेशी समृद्धि का मतलब था उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं का वितरण। सही प्रकार से होना ही क्या है, समावेशी समृद्धि। लेकिन यह तभी संभव है जब क्या आ सकता है, समावेशन। और समावेशन कहां चाहिए होता है, दो चीजों में। एक लिख लीजिएगा, वित्तीय समावेशन, ऐसे ही बनाते जाइएगा, है ना, वित्तीय समावेशन। एक तो हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए और दूसरा चाहिए होता है सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन। एक तो हमें वित्तीय समावेशन की आवश्यकता होती है, दूसरी हमें होती है किसकी जरूरत, सामाजिक समावेशन की। वित्तीय समावेशन को समझने के लिए हमें समझना होता है वित्तीय बाजार को, वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट हम समझेंगे। और सामाजिक समावेशन समझने के लिए हमें मेनली तीन इसके एस्पेक्ट्स हैं जिन पर डिस्कशन करना है। एक है, लिख लीजिएगा, विमेन एंड चाइल्ड, महिलाएं एवं बच्चे। दूसरा है अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज। और तीसरा है एससी एंड एसटी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक, तो महिलाओं को बच्चों से जोड़कर देखा जाता है, या आप कह सकते हैं बच्चों को महिलाओं से ही जोड़कर देखा जाता है। दोनों को अलग अलग नहीं रख सकते, क्योंकि किसी भी बच्चे का ग्रोथ अगर हम देखें, जेन्युइन ग्रोथ, वो एक महिला से ही क्या होता है, जुड़ा होता है। इसीलिए जब हम महिला विकास की बात करते हैं, जब विमेन को एम्पावर करने की बात करते हैं, तो हम अपने फ्यूचर को एम्पावर करने की बात कर रहे होते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। कहा जाता है कि एक पुरुष को जब शिक्षित बनाया जाता है तो वो केवल पुरुष मात्र ही शिक्षित बन रहा होता है, लेकिन जब हम एक महिला को शिक्षित बना रहे होते हैं तो दो परिवार यानी कि एक समाज शिक्षित हो रहा होता है, क्योंकि उससे सब कुछ जुड़ा है। इसीलिए विमेन और चाइल्ड को एक साथ पढ़ा जाता है, समझा जाता है, इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि इनकी रीच क्यों नहीं हो रही है, जो भी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं उन तक। और रीच तभी होगी जब इन्हें हम इस लायक बना देंगे। क्लियर है? महिलाओं को बना देंगे तो बच्चे स्वतः ही बन जाएंगे। यूएनडीपी का एक सर्वे कहता है, सर्वेक्षण कहता है कि भारत में 10 में से 9 प्रेग्नेंट विमेन्स, यानी लगभग 90% प्रेग्नेंट विमेन्स इन इंडिया एनर्जी डेफिसिट का शिकार हैं, ऊर्जा घाटे का शिकार है। मतलब प्रेगनेंसी के समय पर एक महिला को जितनी एनर्जी की, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उतनी एनर्जी उस महिला के पास नहीं होती। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य बेहतर हो, तो इसके लिए, या हमारे बच्चे बेहतर हो, इसके लिए हमें उन महिला के एनर्जी डेफिसिट पर काम करना होगा। और एनर्जी डेफिशिएंसी मुख्य रूप से क्यों पाई जाती है, तो या तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आपको नजर आएंगे, या फिर एक प्रथा है हमारे घरों में पहले ना खाने की। जैसे हमारी माताएं हैं, वाइफ है, सिस्टर है, तो कोशिश ये होती है कि घरों में जो भी लेडी हैं, या बच्ची भी है, अगर मान लीजिए कोई नहीं है तो एक पिता की बच्ची भी है अगर, तो बच्ची भी तब तक खाना नहीं खाएगी जब तक घर के सभी बड़े लोग खाना ना खा लें।
बड़े लोगों से मतलब है पुरुष समुदाय मेरा, हम यहां यही मानकर चलते हैं। तो इससे क्या होता है कि मैंने अक्सर देखा है अपनी माता को ये करते हुए कि जैसे लास्ट में हम खाना खाने गए और हमें खाना टेस्टी लगा, तो रोजाना हम 2 रोटी खाते थे, उस दिन 4 खा लिए। माता जी ने 2 ही बनाई थी और 2 रोटी अपने लिए बनाई थी, तो 4 हम ही खा गए, अब माता जी के लिए कुछ बचा नहीं, तो वो ऐसे ही भूखे सो जाती है। आप कह देंगे मम्मी 4 रोटी और बना दो, खाना है, तुरंत तैयार हो जाएगी, लेकिन अपने लिए बनाकर नहीं खाएगी। और इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? एनर्जी पर पड़ता है, ऊर्जा पर पड़ता है। और इन सब की वजह से रीजन भारत में आज 48% चाइल्ड मतलब 1 से 5 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं वो कुपोषित हैं, यानी भारत का आधा भविष्य कुपोषण का शिकार है। तो हमें अगर एक बेहतर समाज की स्थापना करनी है और समाज में सामाजिक समावेशन लेकर आना है, तो महिलाओं और बच्चों का विकास सुनिश्चित करना हमारे लिए क्या है? प्रायोरिटी बेस्ड होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? वहीं दूसरी ओर जब हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो भारत के संविधान में कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है अबाउट माइनॉरिटी। एक ही व्यक्ति एक ही जगह पर अल्पसंख्यक भी हो सकता है और बहुसंख्यक भी हो सकता है। मैं एज ए हिंदू होने के नाते हो सकता है यहां पर बहुसंख्यक हूं, लेकिन मैं ही पश्चिमी यूपी से होने के नाते हो सकता है मैं यहां क्या हूं? अल्पसंख्यक हूं। तो इसकी क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन 2 पॉइंट्स जरूर दिए गए हैं। एक है लिंग्विस्टिक बेस और एक है रिलीजियस बेस, भाषाई आधार और धार्मिक आधार। इन दोनों के आधार पर यह जरूर बताया गया है कि अल्पसंख्यक कौन होंगे, जिनकी भाषा अलग होगी और जिनका धर्म अलग होगा। और इस बेसिस पर भारत में आज के समय पर लगभग 6 अल्पसंख्यक पाए जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो पाई जाती है वो मुस्लिम माइनॉरिटी की है, और सबसे न्यूनतम स्तर पर पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से जो लोग आते हैं उन्हें हम पारसी कहते हैं, जिन्हें लुप्त प्राय माना जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे वो या तो कन्वर्ट होते जा रहे हैं या फिर यहां से ही, भारत से ही वो क्या कर रहे हैं? पलायन कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज्यादा मजबूत है। सभी अल्पसंख्यकों में सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली अगर स्ट्रॉन्गर सेक्शन है, स्ट्रॉन्गर माइनॉरिटी है, तो उसे हम कहते हैं पारसी, और सबसे ज्यादा वीकर मुस्लिम माइनॉरिटी। तो इसका मतलब साफ साफ है कि भारत में अगर सामाजिक समावेशन करना है तो ऊपर से नीचे कोशिश नहीं करनी है, नीचे से ऊपर कोशिश करनी है, और सबसे पहले कोशिश की जानी चाहिए मुस्लिम माइनॉरिटीज को लेकर। और पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आप लोगों ने कुंडू कमेटी के बारे में, सच्चर कमेटी के बारे में, जो मुस्लिम माइनॉरिटी से रिलेटेड है। आपने सुना होगा कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट लाया गया है। मदरसों में आज तक जो शिक्षा होती थी वो केवल और केवल धार्मिक थी, लेकिन उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, विज्ञान और तकनीक से जोड़ा जा रहा है। केवल धर्म की शिक्षा लेकर आप इस समाज में सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक, तो एक है जो हम बात कर रहे हैं कि धर्म के ऊपर विकास करना, लेकिन धर्म आज की दुनिया में थोड़ा सा साइंस के साथ ही चलता हुआ नजर आता है, विज्ञान के साथ ही चलता हुआ नजर आता है, और हम भी चाहते हैं कि ये हो। और उसके लिए हमने मदरसा मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया है, जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जहां पर मदरसे बनाए गए हैं, उनमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है। और ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन है, जिसे कुंडू कमेटी की रिकमेंडेशंस भी कहा जाता है, क्योंकि कुंडू कमेटी ने भी सच्चर कमेटी के इन सुझावों को मान्यता दी है। क्लियर है? उसके बाद आता है अनुसूचित जाति एवं जनजाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अनुसूचित जाति में आने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर बौद्धिज्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, बुद्ध धर्म को अपना रहे हैं, लगातार अपने धर्म को चेंज कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, सोसाइटी का इस समय इतना ज्यादा दबाव है, या अन्य दबाव तो पहले भी रहते थे। पहले ये वर्ण व्यवस्था जो हुआ करती थी ये फिक्स्ड नहीं होती थी,
मतलब कोई अगर जाटव समुदाय से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता था कि वो हमेशा जाटव ही रहेगा। वो अपने कर्म के अनुसार खुद के वर्ण को बदल सकता था। बिजनेसमैन बन गया तो वैश्य बन गया, अगर उसने पंडिताई सीख ली, हवन ववन पूजा सामग्री करने लगा तो वो पंडित बन गया, कोई ज्ञान देने लगा तो वो गुरु बन गया। पहले ये फिक्स नहीं हुआ करता था, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ साल पहले से ही ये फिक्स कर दिया गया है। और इसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है। जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री तो आपको समझ में आएगा ही। ये फिक्स कर दिया गया, और फिक्स होने पर सोसाइटी में एक अलग प्रकार का प्रेशर क्रिएट होना शुरू हुआ कि जो बच्चा जाटव समुदाय में जन्म लेता है उसकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन सोसाइटी से इतना ज्यादा उसको दबाव में डाला जा रहा है कि वो अपने धर्म को ही क्या कर दे रहा है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तो धर्म में सुधार की जरूरत, देखो जहां सुधार की आवश्यकता है वो सुधार लाए जाने चाहिए, और वो सुधारक और कोई नहीं है, वो केवल आप लोग हैं। फ्यूचर आप है ना, पॉलिसी मेकर आप होने वाले हैं भविष्य में, तो ये सुधार आप ही लाए जा सकते हैं। इसीलिए आपसे ये बातें की जा रही हैं। उसके साथ साथ ये बुद्ध धर्म में कन्वर्ट, क्योंकि वहां ऐसी कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, वहां इक्वालिटी की बात कही जाती है, तो इसलिए उस धर्म की तरफ थोड़ा सा आकर्षण बढ़ा है। तो हमें धर्म में भी सुधार करना है। सरकार क्या कर रही है, कैसी कोशिशें कर रही है, इसके लिए आप देखेंगे कुछ लॉज लाए जा रहे होंगे, जहां पर ऐसे कुछ भी कृत्य किए जाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत जल्दी से एक्शन लेने की कोशिश भी की जाएगी। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।